हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और आज मैं आप लोग को रैपिड रिवीजन कोर्स में जो चैप्टर है, आपका जो चैप्टर है ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज, तो इसका लिटर मीनिंग आप लोग जान ही रहे हैं। और आपको हम बताने जा रहे हैं कि ये जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से आता है, एक सिस्टम पूरा डेवलप करता है जिसमें हम लोग गैसियस एक्सचेंज करते हैं और ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जिसमें यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन से करके हम लोग क्या करते हैं, फूड को तोड़ते हैं। जो बेसिक फूड हम लोग लेते हैं वो ग्लूकोज में हमारा टूट जाता है, डाइजेस्ट होता है, और ग्लूकोज जाके हमारे ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी के सेल्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है, साइटोप्लाज्म में रहता है। वहाँ पे फिर हम लोग सांस लेते हैं और सांस तब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले जाते हैं। ऑक्सीजन फिर ब्लड के माध्यम से हमारे सेल्स तक पहुँचता है। तो इसी में रेस्पिरेटरी सरफेस होते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा सरफेस होता है, तो किस तरह से, तो सरफेस जो होते हैं, जैसे हम लोग सांस को लिए और हमारा फेफड़ा तक पहुंचा, वहाँ पे सरफेस मॉइस्ट होना चाहिए, थीन होना चाहिए, परमेबल हो जाना चाहिए, गैसेस एक्सचेंज फ्रीली हो सके। इसलिए सर रेस्पिरेटरी मीडियम में होते हैं कि एक तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन कर सकते हैं या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कि डायरेक्ट रेस्पिरेटरी सरफेस कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर के। एक होता है कि जैसे हमारा लंग्स डायरेक्ट कांटेक्ट में, उसके लिए चैनल है जिसमें हम लोग लेते हैं। तो वो चैनल में हम लोग जैसे हम लोग लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी मीडियम अलग अलग ऑर्गन्स भी होते हैं, कहीं सरफेस भी होते हैं, तो कुछ में जनरल बॉडी सरफेस होता है, कुछ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ में अलग स्ट्रक्चर बन जाते हैं, कुछ में आपके जो ट्रैकिया होते हैं, आर्थ्रोपोड्स में ट्रैकिया जो करते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस हो जाते हैं। उसके एनिलिडा में स्किन क्यूटिकल जो मॉइस्ट होते हैं वहाँ हो जाते हैं। उसके बाद आपके जो आपके मोलस्का में है पल्मोनरी सैक हो जाते हैं। उसके बाद एकाइनोडर्म में कुछ होते हैं रेस्पिरेशन, कोई ऑर्गन नहीं बन पाते हैं लेकिन ट्यूब फ्लूइड के थ्रू होता है। फिर कॉर्डेटा में, वर्टिब्रेटा में हम लोग क्या हो जाते हैं, जो रेस्पिरेशन करने के लिए लंग्स डेवलप कर जाते हैं, जो एम्फीबिया से डेवलप करते हैं, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स में, और हम लोग में लंग्स होते हैं। तो ये आपके रेस्पिरेटरी सरफेस। और रेस्पिरेटरी सरफेस में जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, स्टार्ट होता है हमारा जो कंडक्टिंग जोन, और दूसरा जोन होते हैं आपका रेस्पिरेटरी। तो ये जो कुछ जोन्स होते हैं, दो जोन्स में डिवाइड रहते हैं। एक जोन जो होते हैं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं, ये जोन आप देख रहे हैं, तो ये जोन और ये जोन, तो इधर वाला जोन जो पूरा जोन है, ये जोन को बोलते हैं हम लोग कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन, ठीक है, यानी कि एयर को कंडक्ट करेगा, ऐसा जोन है। और ये जोन है रेस्पिरेटरी। यहाँ पे तो कंडक्ट के साथ साथ एक्सचेंज भी हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी जोन। ये जोन कहां तक है आपका, ये जोन जो है आपके, ये यहां से लेके स्टार्ट होते हैं माउथ, नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, इंटरनल लेयर्स, उसके बाद अंदर जाते हैं नेजोफेरिंग के थ्रू आपका लैरिंगोफेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में जाते हैं। ये ऊपर वाला भाग क्या है, लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स भाग है ये। फिर उसके बाद ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं। लैरिंग्स कार्टिलेजस होते हैं, बड़े हर तरह के कार्टिलेज होते हैं। इसमें जो कार्टिलेज होता है, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, उसके पीछे आपके जो होते हैं एरिथ्रॉइड कार्टिलेज होते हैं, और साथ में उसी के पीछे आपके वोकल कॉर्ड होते हैं, वॉइस बॉक्स इसको बोलते हैं। इसलिए वहाँ से हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं। उसके बाद ये नीचे जैसे होते हैं, दो भाग में बाइफर्केट कर जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकी। ब्रोंकी फिर ब्रोंकियोल में, और ये जाके फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल का रीजन जो है, टर्मिनल ब्रोंकियोल का रीजन, ब्रोंकियोल का रीजन है आपका कंडक्टिंग जोन तक आता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और आपके एल्वुलर सेक, और उसके अंदर एल्वुलाई, यहाँ उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन में आते हैं। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये लंग्स का स्ट्रक्चर है। लंग्स, दो लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो राइट लेफ्ट में जो होते हैं, इसके बीच में स्पेस को बोलते हैं मीडियास्टिनियम। यहाँ पे हार्ट क्या रहते हैं, यहाँ पे ये हार्ट का पोजीशन होता है। क्या होता है, हार्ट का थोड़ा सा लेफ्ट तरफ सेंटिल्टेड होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये चारों ओर से एक प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन से डबल मेम्ब्रेन होते हैं। आउटर प्लूरा, इनर, आउटर को पेराइटल प्लूरा, इनर को विसरल प्लूरा बोलते हैं। और ये आपके लोब में होते हैं, ठीक है, ऐसे करके ये लोब होते हैं इस तरह का, ठीक है, और इस तरह के लोब्स होते हैं, ठीक है, ये इस तरह का लोब्स होते हैं। तो ये तीन लोब में इधर, इधर दो लोब्स होते हैं, और इसमें ट्रांसफर फीजर और ऑब्लिक फीजर होते हैं, ये इसको डिवाइड करते हैं। लंग्स का जो मेम्ब्रेन होते हैं, प्लूरल, फ्रिक्शन से बचाता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाते हैं। तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन की बीमारी से प्लूरोसिटी एक नाम का डिजीज हो जाता है। तो ये आपको हम यहाँ पे बता चुके हैं आपको ये। और उसके बाद हमको जो है आपका जो जानना है कि आपका
पहला है कि पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, ठीक है, सांस लेना, सांस लेना बोलते हैं इनहेलेशन, सांस छोड़ने को बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो ये ब्रीदिंग हुआ। और ब्रीदिंग में क्या होता है, इसको बोलते हैं दो तरह के, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में सांस ब्रीदिंग को ही बोलते हैं, वेंटिलेशन बोलते हैं उसको। लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन जो होते हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन में जाए, सेल्स में गया और सेल्स में जो जाके फिर सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहलाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये आपके जो रेस्पिरेशन के जो मैकेनिज्म हुआ, पहला मैकेनिज्म जो होता है जिसको बोलते हैं पहला ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग। उसके बाद दूसरा जो मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन आया, कहां से आया ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर से आया, तो अब यहां से एक्सचेंज हुआ ऑक्सीजन, इसके दूसरा वाला बोलते हैं। और यहाँ पे CO2 क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, इसको बोलते हैं, या लंग्स के पास चेंज हुआ है तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी एक्सचेंज, P फॉर पल्मोनरी। उसके बाद ये O2 को हम लोग जा रहे हैं, ये O2 जा रहा है, ये O2 जा रहा है, ये O2 क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, सिस्टेमिक एक्सचेंज, यानी कि जहां पे टिश्यू एक्सचेंज, टिश्यू के पास जाता है। तो अब ये एक्सचेंज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ आ रहा है, यहाँ से एक्सचेंज और ऑक्सीजन फिर, और यहाँ से जो है ऑक्सीजन को क्या करता है, ये ग्लूकोज को C6H12O6 को ऑक्सीडाइज कर दिया, कौन, ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं, CO2 को तोड़ा, अब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो गया, अब CO2 कहाँ आया, यहाँ आया। अब ये CO2 क्या कर रहा है, देखिए ये CO2 यहाँ पे एक्सचेंज होने के बाद, पल्मोनरी एक्सचेंज होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, O2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और इधर सिस्टेमिक एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजन का यूटिलाइज हो रहा है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है कि ग्लूकोज को तोड़ के CO2 प्लस H2O में, CO2 हम लोग इधर हुआ, और यहाँ पे एनर्जी के लिए हम लोग मिल गया 36 ATP हम लोग लेते हैं। इसके बाद CO2 को ट्रांसपोर्ट करके हम लोग इधर, तो दो तरह के एक्सचेंज होते हैं, एक पल्मोनरी एक्सचेंज और सिस्टेमिक एक्सचेंज। पल्मोनरी लंग्स के रीजन में होते हैं, कैपिलरीज के बीच में, और ये टिश्यू और कैपिलरीज के बीच में होते हैं। तो ये दूसरा स्टेप हो गया आपका, कि आपके स्टेप ऑफ इसमें दूसरा। ये तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, क्या हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन CO2, तो O2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है। दूसरा फाइनली सिस्टेमिक एक्सचेंज हुआ, चौथा सिस्टेमिक एक्सचेंज, क्या नाम है, सिस्टेमिक एक्सचेंज। यहाँ पल्मोनरी और यहाँ पे S फॉर सिस्टेमिक एक्सचेंज हुआ। और फाइनली ऑक्सीजन क्या करते हैं, इसको हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग यूटिलाइज कर लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज किया तो CO2 निकल। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में आप लोगों को पता है क्या हो रहा है गैसेस में, आपको पता है कि गैसेस में CO2 और O2 का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, यही O2 को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, CO2 को बाद अजय फिर हम लोग बाहर करके फिर यहाँ पे CO2 को क्या करते हैं हम लोग, CO2 निकाल देते हैं। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे सबसे ज्यादा रहता है, देखिए, फिर उसके बाद कम गया, फिर यहाँ पे और कम गया, फिर यहाँ और कम गया, और सेल तक आके यूटिलाइज हो गया तो और कम गया। फिर दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है इंडिविजुअल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, फिर यहाँ पे कम हुआ, फिर कम का होते हैं, यहाँ पे एटमॉस्फेयर आते बहुत कम हो जाता है। तो ये आपकी जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि अब जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन का 3% डिसॉल्व हो जा रहा है, प्लाज्मा में पूरी तरह घुल जा रहा है। तो 3%, 97% क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है और चलता है। और ये जब टिश्यू में पहुंचता है तो CO2 का लेवल ज्यादा होने से क्या होता है, डिसोसिएशन, और उसी को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसके अनुसार एक कर्व बनता है, जहां से डिसोसिएशन स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये कर्व आपके सैचुरेशन ऑफ O2 विद होमोग्लोबिन और O2 का जो सैचुरेशन है उसके बीच में बनता है, और साथ में पार्शियल प्रेशर, और बीच में ये 50 जो है, 50 जो बोलते हैं, ये 50 जो है P50, 50% सैचुरेशन को बोलते हैं। लेकिन ये 100% सैचुरेशन नहीं होता है, 97% ही होता है, ये आके यहाँ से मुड़ जाता है, क्योंकि उसके लिए पार्शियल प्रेशर ज्यादा चाहिए ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे ये होते हैं, तो ये कर्व जो बनते हैं इसको बोलते हैं S कर्व, सिग्मोइड। कैसा बोलते हैं इसको, सिग्मोइड कर्व। ये सिग्मोइड कर्व है। अगर CO2 का लेवल और ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, कर्व किधर होता है, शिफ्ट करता है इधर, राइट साइड, ठीक है, तो मोर डिसोसिएशन, राइट साइड क्या होगा, मोर डिसोसिएशन। अगर ये कम रहता है CO2 का डिसोसिएशन तो क्या होगा, कर्व किधर होगा, लेस डिसोसिएशन होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो ये राइट लेफ्ट ये आगे आपको बताते हैं। तो CO2 पे आपका डिसोसिएशन आपका, अगर कहने का मतलब राइट साइड कर्व जाएगा सिग्मोइड के तो ज्यादा डिसोसिएशन होगा, और लेफ्ट साइड जाएगा तो कम डिसोसिएशन। राइट साइड में CO2 ज्यादा बढ़ेगा, लेफ्ट साइड में CO2 कमेगा। तो CO2 पे क्या फैक्टर में भी CO2 पे
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरा पीएच, पीएच लेवल अगर भिन्न है तो पीएच जितना ज्यादा कमेगा यानी एसिडिक ज्यादा रहेगा तो मोर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, बेसिक ज्यादा रहेगा 7 से ऊपर जाएगा तो लेस डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा तो मोर डिस्ट्रीब्यूशन, कम रहेगा लेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये इस तरह से डिसोसिएशन है। उसके बाद हम लोग जो फीटस का जो कर्व आता है जो लेफ्ट साइड टू सिग्मॉइड आता है, क्योंकि फीटस का जो हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है 17 साढ़े 17 ग्राम के होते हैं, इसलिए वहां पे लेफ्ट टू सिग्मॉइड होते हैं। मायोग्लोबिन का भी सैचुरेशन लेवल बहुत तेज होता है। मायोग्लोबिन ऐसी पिगमेंट है मसल्स में पाए जाते हैं, ये भी ऑक्सीजन के साथ ज्यादा सैचुरेट कर जाता है, इसलिए इसका ग्राफ जो आते हैं मायोग्लोबिन वाला ग्राफ जो आते हैं हाइपरबोला, कैसा आएगा हाइपरबोला के जैसा आएगा ये वाला। ये आपका पूरी हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बताया। उसमें एक कर्व आता है इसमें बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट ये कहता है कि जितना CO2 का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा डिसोसिएशन ज्यादा होगा। सो CO2 कंसंट्रेशन, ठीक है, ठीक है, ऑक्सी डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO2 पे ही होता है। दूसरा एक नाम आता है जिसको बोलते हैं क्या है हेल्डेन इफेक्ट, जिसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या करता है कि एसिड का बिहेव करके ज्यादा पल्मोनरी रीजन में CO2 को रिलीज कराता है। तो ये आपका होता है। दूसरा जो आप हमको बताते थे, ये तो ऑक्सीजन का जान गए 100% हो गया, 3% और 97%। उसके बाद जो आते हैं आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, देखिए यहाँ पे 7% तो डिसॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा में चला गया सबसे ज्यादा, 23% HbCO2 हेमोग्लोबिन प्लस कार्बोनो हेमोग्लोबिन और 70% बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कैसे बन रहा है तो आपका हाइड्रोजन H2O प्लस CO2 कार्बोनिक एसिड बनता है, और कार्बोनिक एसिड से क्या करता है ये H2CO3 और ये टूटता है तो बाइकार्बोनेट प्लस H आया, ठीक है। तो अब ये बाइकार्बोनेट कहाँ यहाँ पे है, कहाँ है आरबीसी में SCO3, देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब SCO3 को क्या आना है प्लाज्मा में SCO3, तो ये प्लाज्मा में आ जाता है तो टी शिफ्ट होता है, और इसको आयनिक बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं क्लोराइड आयन को हम लोग यहाँ पे अंदर आरबीसी में भेजते हैं, इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्योंकि ऑन द कंपनसेशन ऑफ द रिलीजिंग बाइकार्बोनेट फ्रॉम द आरबीसी, ठीक है, टू द प्लाज्मा, सो वी सेंड द क्लोराइड आयन इनटू द आरबीसी फ्रॉम प्लाज्मा। सो दिस इज इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। और दूसरा नाम इसी का नाम है हम्बर्गर फेनोमेनन, हम्बर्गर। इससे क्या करता है आयनिक बैलेंस के लिए हम लोग मेंटेन करने के लिए इसको क्लोराइड को अंदर भेजते हैं, और क्लोराइड आता है फिर HCl बनता है, हाइड्रोजन है ही है अंदर तो HCl करके एसिड, तो एसिड बेस को भी कंट्रोल करता है। ये आप समझ गए, आपके ट्रांसपोर्ट भी आपके हो गए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या करते हैं हम लोग ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं। ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके क्या करते हैं ग्लूकोज को तोड़ते हैं, और ग्लूकोज जब टूटता है तब क्या होता है एनर्जी मिलता है हमको 36 ATP मिलता है और CO2। फिर अब CO2 वेस्ट है तो CO2 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, फिर यहाँ पे CO2 को फिर हम लोग क्या करें लंग्स के एल्वेलाई के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो ये आपका जो प्रोसेस है, ये हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, सांस छोड़ते हैं एक्सपायरेशन। तो इनहेलेशन में क्या करते हैं हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमारा जो डायफ्राम और इंटरकोस्टल जो रिब से मसल्स अटैच रहते हैं वो क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण से हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ऊपर की ओर जाता है और हमारा चेस्ट हमारा अपवर्ड होता है, जिसके कारण से हमारा लंग इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है कम जाता है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है और एयर बाहर निकल जाता है, चेस्ट बड़ा होता है। उसी तरह उल्टा जब होता है एक्सपायरेशन के समय क्या करते हैं स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग इंटरकोस्टल एंड डायफ्राम, उसके कारण से क्या होता है कि आपका नहीं होता है कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं होता है, तो चेस्ट वॉल जो होते हैं चेस्ट क्या इनवर्ड क्या करते हैं इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के, उसके कारण से क्या करता है लंग को कंप्रेस कर देता है। उस समय एल्वियुलर प्रेशर ज्यादा होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर, और लंग्स को कंप्रेस करने से लंग्स के थ्रू बाहर एयर फ्लो कर जाता है। तो ये यहाँ पे ऐसे होते हैं। उसके बाद एक जो प्रोसेस है जिसका नाम है जिसको हम लोग एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो नाम है यहाँ पे देखिए एक जो नाम है उसका जो नाम है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे साफ कर रहे हैं इस मैकेनिज्म में इसका जो है। अब यहाँ पे जो मैकेनिज्म को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये जो हम लोग देखते हैं इसमें रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन देखिए रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन रिदम, इसमें दो चीज आते हैं, एक तो न्यूरल में जो आते हैं जिसका नाम है मेडुला ऑब्लांगाटा, और दूसरा जो आते हैं आपके क्या होते हैं दूसरा जो आते हैं पोन्स, ये न्यूरल में।
अब ये मोडुला ऑब्लांगाटा क्या करते हैं इस पे डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस पे, तो डॉर्सल इंस्पिरेशन के लिए डॉर्सल सरफेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वेंट्रल सरफेस एक्सपिरेशन। पॉन्स में कुछ सेंटर होते हैं, न्यूमेटिक सेंटर, एपन्यूटिक सेंटर होते हैं, ठीक है। ये सेंटर आपके दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन या लिमिट रेस्पिरेशन करने के लिए। उसके बाद केमिकल होते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन CO2, ये सिग्नल भेजते हैं कैरोटिड बॉडीज और आयोटिक बॉडी जो आयोटा के पास होता है, कैरोटिड आर्टरीज के पास होते हैं, ये सिग्नल भेज के मेडुला ऑब्लांगाटा के थ्रू ये हमारे रेस्पिरेशन रूट को कंट्रोल करते हैं। तो ये आपका न्यूरल हो गया, और ठीक है ये हो गया न्यूरल, ये न्यूरल, और ये जो होते हैं दूसरा जो होते हैं H+, O2, CO2, और ये जो होते हैं केमिकल, केमिकल सिग्नल से। तो ये पूरी तरह हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं, आपका पूरा कैसे रेगुलेशन होता है ये हम बता दिए हैं, और ये पूरी रेस्पिरेशन कैसे होते हैं, स्टेप कैसे होते हैं, कैसे हम लोग ऑक्सीजन को लेके चलते हैं, और पूरी ब्रीदिंग मैकेनिज्म हम लोग करीब करीब ये कम समय में हम लोग टच कर गए हैं। एक तरह का ये रैपिड रिवीजन चैप्टर है, इस चैप्टर का हम लोग बड़ा कर लिए। देखिए क्वेश्चंस आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके रेस्पिरेशन से आएंगे, एक्सटर्नल, इंटरनल, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन की मदद से होते हैं, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में आपको कंप्लीट CO2 प्लस H2 प्लस 36 एटीव बनते हैं। एनारोबिक में आपके मात्र 2 एटीव बनते हैं, और इसमें इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 ही बन पाता है। उसके बाद ये लंग्स से क्वेश्चन आते हैं, लंग्स के कितने लोब्स होते हैं, लंग्स में राइट लोब्स में कितने सब लोब होते हैं, लेफ्ट में कितने होते हैं, ठीक है। उसके बाद लैरिंक्स के ऊपर वाला किससे होते हैं, ग्लॉटिस क्या है, एपीग्लॉटिस क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ से आपके जो कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके स्टेप्स से आ सकते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन रेट जो इंस्पिरेशन करते हैं क्या क्या चेंजेज आते हैं हमारे चेस्ट वॉल पे, और एक्सपायरेशन में भी क्या हो सकते हैं, ये वहाँ पे आते हैं। उसके ट्रांसपोर्ट से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं आपके कि ट्रांसपोर्ट में कितना % डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होता है और कितना % होता है। डिसोसिएशन कर्व से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, कैसा बनता है, क्यों बनता है, किसके बीच में बनता है, और अगर लेफ्ट जाएगा तो डिसोसिएशन कैसा होगा, हाई ज़्यादा होगा या कम, राइट में जाएगा तो ज़्यादा होगा कम होगा। उसी तरह फिर फीटस का कैसा होगा, सिग्मोइड से लेफ्ट रहेगा, मायोग्लोबिन के साथ कैसा रहेगा, ये भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपके CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, CO2 का 7% CO2 डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं, और 23% हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोनिल। उसके बाद 70% क्या होता है, कार्बोनिक एसिड से बाइकार्बोनेट बनाता है, और बाइकार्बोनेट में बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन, बाइकार्बोनेट RBC से प्लाज्मा में आता है, फिर ट्रांसपोर्ट होकर चलता है, फिर उसको क्लोराइड आयन अंदर आता है, उसी बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। और बोर्स इफेक्ट से भी क्वेश्चन आएगा, CO2 डाइस्टोप्रोटो डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये सब एरियाज है आपके क्वेश्चन, रेगुलेशन से भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये हमने पूरी आपको करीब करीब कोशिश किया है कि आपके पूरे चैप्टर को, इस चैप्टर को कम से कम समय में एक रिवीजन कोर्स के रूप में आपको यहाँ पे, और कुछ कुछ क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्वेश्चनायर कहाँ से रहते हैं, ये चीज़ हम बताने के लिए हम यहाँ पर रहते हैं। तो ये स्टूडेंट आप लोग इसको एक बार दिमाग में ऐसे रखें, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं उसको प्रोसेस करें, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कहाँ कहाँ से फ्रेम कर सकते हैं, ये सब क्रिया अगर आप करते हो, ये सब आप प्रोसेस करते हो, तो डेफिनेटली आप एक समय क्या कर सकते हो कि अपने आप को ही आप क्वेश्चन फ्रेमिंग करने लगे, तो आपका क्वेश्चन प्रोसेसिंग का एक पावर बढ़ जाता है। उसी कारण से आप जितने भी रेफरेंस बुक बनाएंगे तो बड़ा आपको कॉन्फिडेंटली सब चीज़ सॉल्व होंगे, और 90% तो ऐसे भी सॉल्व होते चले जाएंगे। तो ये एक ट्रिक है, इस तरह से हम लोग एक नटसेल में हम पूरी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, इस चैप्टर को मैंने कहा, और इसको रैपिड कोर्स, रैपिड रिवीजन चैप्टर भी है, जो हम करीब करीब विद इन द हाफ एन आवर हम इसको ख़त्म करने की कोशिश की। हो सकता है होप आप लोग को समझ में अच्छा से आया होगा, तो इसीलिए आज यही रखते हैं, ठीक है। आप लोग इसको एक बार देखिए, उस पर रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है, यहीं पर रखते हैं। चलिए, थैंक यू।